Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on Production and Operations Management. The course code is MGT362. Let's start a new chapter today. In the last chapter what we did was last two chapters, chapter 7 and chapter 7S was basically concerned with processes. ठीक है, उससे पहले हमने जो 6 and 6S पढ़ा था that was basically concerned with quality. हमने अभी तक इनिशियली फोरकास्टिंग देख ली, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख ली, क्वालिटी मैनेजमेंट देख ली। इसके साथ हमने प्रोसेस को किस तरह से डिज़ाइन करना है उसके बारे में प्रोसेस मैनेजमेंट सारी पढ़ ली। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इट इज़ चैप्टर 8। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लोकेशन स्ट्रेटजीज़। कि जी अब आपने देख लिया प्रोसेस किस तरह डिज़ाइन होता है, आपने देख लिया कि जी प्रोजेक्ट को किस तरह मैनेज करना है, फोरकास्टिंग किस तरह से करनी है। तो अब आगे चलते हैं कि जी अब लोकेशन डिसीजंस किस तरह लिए जा सकते हैं। हमने ये भी देख लिया कि जी क्वालिटी इंडिविजुअली कैसे मैनेज करनी है। तो अब हम देखते हैं कि जी एज अ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजर हाउ विल यू टेक लोकेशन डिसीजंस। कि जी मेरी फैसिलिटी कहाँ होनी चाहिए, फैसिलिटी को बनाने में कितनी हमें कौन सी लोकेशन चाहिए। जिस तरह हमने पिछले चैप्टर के अंदर कैपेसिटी डिसीजंस लिए थे ना कि इतनी कैपेसिटी बढ़ानी है। अब हमने डिसीजन लेने हैं कहाँ कैपेसिटी लगानी है, किस जगह पे वो लगाएंगे। वेयर हाउस है तो वेयर हाउस को कहाँ रखें, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को कहाँ लगाएं। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को कहाँ प्लेस करें। तो ये सारे की सारी जो डिसीजंस आ जाते हैं ये लोकेशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर आ जाते हैं। कि जी आपने कोई फैसिलिटी लगानी है, किसी तरह की भी फैसिलिटी हो, बैंक हो, सर्विस अगर आपने प्रोवाइड करनी है तो बैंक लगाना है। इसी तरीके से आपने कोई कस्टमर केयर सेंटर लगाना है, कॉल सेंटर लगाना है, रेस्टोरेंट लगाना है। तो ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं इनका किधर लगाना है दैट इज़ लोकेशन डिसीजन। तो हम देखेंगे आज के इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 8 के अंदर कि जी लोकेशन स्ट्रैटेजीज होती क्या है, किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। चले सबसे पहले एक आपको मैं ब्रीफ आउटलाइन दे देता हूँ इस चैप्टर की कि जी इसके अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें हम देखेंगे। हम इनिशियली देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशंस, फिर हम देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट लोकेशन डिसीजंस। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लोकेशन डिसीजन पे अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज करते हैं। उनमें से लेबर प्रोडक्टिविटी है, एक्सचेंज रेट्स हैं। कि जी अगर आपकी कंपनी, हमने इनिशियली पढ़ा था ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से चैप्टर 2 के अंदर कि जी ग्लोबलाइजेशन की वजह से सप्लाई चेन्स बड़ी हो रही हैं, आपकी कंपनीज अपने ओरिजिनल कंट्रीज जहां वो ऑपरेट कर रही हैं उनसे निकल के दूसरे मुल्कों में जा रही हैं। तो जाहिर बात है फिर अगर आप दूसरे मुल्क में जा रहे हो, आपका कस्टमर भी दूसरे मुल्क में है, आपकी प्रोडक्शन भी आउटसाइड है, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है एक्सचेंज रेट्स का भी। कि जी दो मुल्कों के दरमियान में जो एक्सचेंज रेट है वो भी अफेक्ट करता है आपके बिजनेसेस पे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉलिटिकल रिस्क, वैल्यू एंड कल्चर। कि जी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं होगी तो इट्स अ मच मोर रिस्की एंडेवर। इसी तरह से हम ये देखेंगे जी प्रॉक्सिमिटी टू दी मार्केट एंड प्रॉक्सिमिटी टू दी सप्लायर, एंड थर्ड वन इज प्रॉक्सिमिटी टू दी कंपेटिटर्स। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट लोकेशन डिसीजन। अब जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया है और बहुत पिवटल आप कह सकते हो लिटरेचर है पोर्टर 5 फोर्सेस। मिशेल पोर्टर एक रिसर्चर है, उसने एक पेपर लिखा जिसके अंदर उसने 5 फोर्सेस डिस्कस की और उनका नाम है पोर्टर 5 फोर्सेस। उसके अंदर यही चीज़ है कि जी सप्लायर कितना पावरफुल है, कस्टमर कितना पावरफुल है, राइवल्स हैं अगर आपके तो उनकी क्या पावर होगी। इसी तरीके से आपके पास सब्स्टिट्यूट्स हैं तो वो किस तरह आपकी प्रोडक्ट पे अफेक्ट करेंगे। इसी तरह ओवरऑल न्यू एंट्रेंट्स कितने हैं मार्केट के अंदर। तो उसने ये 5 फोर्सेस को समराइज कर दिया है और ये सारी फोर्सेस हर तरह के डिसीजन में अफेक्ट करती हैं। कैपेसिटी के डिसीजन में भी अफेक्ट कर रही थी, लोकेशन के अंदर भी अगर आप देखें प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट्स, प्रॉक्सिमिटी टू द सप्लायर्स, प्रॉक्सिमिटी टू द कंपेटिटर्स, जिसको हम क्लस्टरिंग भी कहते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो लोकेशन डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। फिर इस चैप्टर के अंदर जो हमने इम्पोर्टेंट अब देख लिया, डिस्कस कर लिया कि जी स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है लोकेशन की, फिर उसके बाद हमने ये देख लिया कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग लोकेशन डिसीजन। फिर हम देखेंगे कि जी किस तरीके से, किन तरीकों से हम लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ एवेल्युएटिंग लोकेशन ऑल्टरनेटिव्स, इसके अंदर 4 मेथड्स दिए हैं, फैक्टर रेटिंग मेथड, लोकेशन ब्रेक इवन एनालिसिस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड एंड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स। तो ये 4 तरीके हैं, these are the methods or procedures which we can use to find out the location of our resources। जो हमने कहीं लगाने हैं resources तो उनकी लोकेशन को डिटरमिन करने के लिए कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, ये सारी की सारी टेक्निक्स या मेथड्स हमें मदद देंगी इस डिसीजन के अंदर। आखिर इस चैप्टर के एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल आल्सो डिस्कस व्हाट आर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज विच वी कैन यूज, लोकेशन स्ट्रेटजीज विच आर यूज्ड इन सर्विसेज। चलें स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि जी लोकेशन स्ट्रेटजी होती क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकेशन स्ट्रेटजी इज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ लोकेशन टू द फर्म। आपकी जो लोकेशन स्ट्रेटजी है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जी फर्म को, जिस कंपनी की वो स्ट्रेटेजी है उसको मैक्सिमाइज करके दे बेनिफिट। अब लोकेशन का बेनिफिट बहुत होता है, अगर आपने गलत लोकेशन पे लगा दिया है तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, बोथ इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन एंड आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन। इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आपके कस्टमर से आपके पास जो चीज़ें आ रही हैं, फिर आपने उन चीज़ों पे कोई ना कोई प्रोसेस किया और उनको फिनिश्ड गुड बना के आपने उनको कस्टमर तक पहुंचानी है। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की भी कॉस्ट बढ़ जाती है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की भी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आपने लोकेशन का डिसीजन सही तरीके से नहीं लिया तो ये प्रॉब्लम्स आपको पड़ सकती हैं। तो लोकेशन स्ट्रेटेजी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लोकेशन स्ट्रेटेजी इज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ लोकेशन टू द फर्म और द कंपनी और एनी एंटरप्राइज दैट इज टेकिंग दिस स्ट्रेटेजी। अब लोकेशन स्ट्रेटेजी, it is one of the most important decision a firm makes, increasingly global in nature, significant impact on fixed and variable cost, decision made relatively infrequently. The objective is to maximize the benefit of the location. Objective हमने देख लिया, overall location strategy के क्या आप कह सकते हैं फायदे या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लोकेशन स्ट्रेटेजी के। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है, बहुत पिवटल रोल या पिवटल या सेंट्रल डिसीजंस है जो एक कंपनी लेती है। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, कंपनीज अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में कस्टमर तलाश कर रही हैं और अपनी प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये जो लोकेशन की जो स्ट्रेटेजी है, पहले अगर ये लोकल होती थी, अब ये लोकेशन की स्ट्रेटेजी आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल हो रही है। अब इसके अंदर आपकी जो लोकेशन की स्ट्रेटेजी है उसका या लोकेशन का जो डिसीजन है, इट हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो ये होती है ना, कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस, कि जी अगर आपने अभी तक चीज़ बनाई नहीं है मगर आपने जो अपनी जेब से पैसा डाल रहे हो उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट होती है कि जी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो लोकेशन स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट जो है, अगर आपने सही तरीके से लोकेशन स्ट्रैटेजी नहीं सिलेक्ट की तो इसका इम्पैक्ट बोथ फिक्स्ड कॉस्ट पे भी आएगा और वेरिएबल कॉस्ट पे भी आएगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि जी इसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट अफेक्ट होती है, इससे दोनों कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, शुरू में मैंने आपको कहा था ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, तो ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बहुत फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। तो अगर आपने लोकेशन स्ट्रैटेजी सही नहीं, आपने लोकेशन डिसीजन सही नहीं लिया, आपकी लोकेशन स्ट्रैटेजी सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हुई भी, तो आपका बहुत फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। अब ये जो डिसीजन होता है लोकेशन का डिसीजन, ये इतनी जल्दी आपने अगर आज एक जगह पे फैक्ट्री या वेयर हाउस या कोई रेस्टोरेंट खोला है तो उसका लोकेशन चेंज करने का डिसीजन फ्रीक्वेंटली नहीं लिया जाता, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। लॉन्ग टर्म डिसीजंस 5-6 सालों में एक दफ़ा लिए जाते हैं कि जी अब हमने अपनी फैसिलिटी को या तो नई फैसिलिटी खोलनी है या तो पुरानी वाली को मूव करना है या तो पुरानी वाली को बंद करके एक नई वाली खोलनी है। तो ये जो डिसीजंस होते हैं लोकेशन के डिसीजंस, दे आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर, लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, लॉन्ग रेंज डिसीजंस होंगे और इनको हम फ्रीक्वेंटली नहीं लेते। और इसका ज़ाहिरी बात है लोकेशन का जो डिसीजन होता है या लोकेशन की जो स्ट्रेटेजी होती है उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जी बेनिफिट,
आपको बेनिफिट बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, कंपनी को बेनिफिट देना, ठीक है। Location and cost. Location decision based on low cost requires careful consideration. Once in place, location related costs are fixed in place and difficult to reduce. Determining optimum facility location is a good investment. अब जाहिर बात है, it's a continuation कि जी आपकी लोकेशन का जो डिसीजन है it affects the cost. और जाहिर बात है कि जी जितनी अच्छा आप लोगे डिसीजन लोकेशन, आपने जहाँ जो अपनी फैसिलिटी, जो अपनी सर्विस या जो अपनी वेयर हाउस फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ या अपनी सर्विस फैसिलिटीज़ जहाँ आपने लोकेट की हैं, वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है और उसका जो डिसीजन लेने का लोकेशन डिसीजन, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आप अच्छा डिसीजन लोगे तो आपका उसका फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएंगी। और एक दफ़ा आपने ये डिसीजन गलत ले लिया इनिशियली स्टेज के अंदर, तो आपको फिर उसके साथ यू हैव टू लिव विद इट। वो आप लोकेशन एक दफ़ा आपने फैसिलिटी लगा दिया है, गलत जगह पे लगा दिया है, तो इट विल इंक्रीज योर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। लोकेशन एंड इनोवेशन. Cost is not always the most important aspect of a strategic decision. 4 attributes when strategy is based on innovation. अब यहाँ भी इस स्लाइड के अंदर जो चीज़ डिस्कस की गई है, अभी तक तो हम देख रहे थे ना बेनिफिट, अभी तक ये नहीं कहा जा रहा कि जी बेनिफिट, आपने बेनिफिट टू दी फर्म को बढ़ाना है। कॉस्ट का जो ये लोकेशन का जो डिसीजन है, इट इंक्रीजेस द बेनिफिट, या ये कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करती है बोथ ऑफ इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट्स ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट और इंक्रीजिंग दी प्रॉफिट्स, ठीक है। अब बाज प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होती हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनके अंदर रेट ऑफ इनोवेशन ज़्यादा हो, तेज़ी से हो, जिस तरह कंप्यूटर्स हैं, जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिस तरह सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर रेट ऑफ इनोवेशन बड़ा तेज़ है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नई से नई चीज़ आ रही है। अब अगर आपने सिर्फ लो कॉस्ट पे डिसीजन लिया कि जी व्हाट इज द लोकेशन एट विच वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो इन केसेस के अंदर जहां इनोवेशन रिक्वायर्ड होती है, in the case of products where innovation is required, हम इस तरह के डिसीजन नहीं लेते कि जी सिर्फ कॉस्ट पे ही आप कंसिडर करो, उधर और भी एस्पेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। कौन कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं? 4 की एट्रीब्यूट्स व्हेन स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन इनोवेशन, कि अगर आपकी प्रोडक्ट इनोवेटिव इन नेचर है और आपने लोकेशन स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है, तो उसके अंदर कुछ स्पेशल कंसिडरेशन या स्पेशल एट्रीब्यूट्स को कंसिडर किया जाता है। हाई क्वालिटी एंड स्पेशलाइज्ड इनपुट्स, एन एनवायरनमेंट दैट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट एंड लोकल राइवलरी, अ सोफिस्टिकेटेड लोकल मार्केट, लोकल प्रेजेंस ऑफ रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। अब ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर इनोवेशन है, या ऐसी प्रोडक्ट जो डिफरेंशिएशन पे compete कर रही है। 3 तरह की कंपेटिटिव स्ट्रेटेजीज थी ना हमारे पास। एक थी स्ट्रेटेजी ऑफ लो कॉस्ट, दूसरी स्ट्रेटेजी ऑफ रिस्पॉन्स थी कि जी तेजी से रिस्पॉन्ड करना है, बोथ इन केस ऑफ इनोवेशन और इन केस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम टू द सर्विस। और तीसरा केस क्या था? कंपैरेटिव स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, कि अपनी चीज़ को दूसरे से बेहतर या अलहदा करो, ठीक है। ये 3 कंपैरेटिव एडवांटेजेस थे ना, ग्लोबल एडवांटेजेस जो हम गेन कर सकते हैं अपने किसी भी बिजनेस के अंदर। अब ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर इनोवेशन रिक्वायर्ड है, जो डिफरेंशिएशन पे कस्टमर को कैप्चर करती हैं, मार्केट को कैप्चर करती हैं, उनके लिए कुछ ऐसे उन बिजनेसेस की लोकेशन स्ट्रेटेजी जब हम बनाते हैं तो कुछ खास एट्रीब्यूट्स का ख्याल रखते हैं। वो खास एट्रीब्यूट्स ये हैं कि जी हाई क्वालिटी एंड स्पेशलाइज्ड इनपुट्स, बोथ हाई क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड इनपुट्स, क्योंकि आपके पास अगर लोकल मार्केट एजुकेटेड होगी, लोकल सप्लायर आपका एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड और
एफिशिएंट होगा तो तभी आपकी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। एनवायरनमेंट दैट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट एंड लोकल राइवलरी। अब ये वही बात आ रही है क्लस्टरिंग की कि जी प्रॉक्सिमिटी टू द कंपेटिटर इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर एक जैसे बिजनेस एक जगह पे क्लस्टर हो जाएंगे तो आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छा होगा, उनका उस ह्यूमन रिसोर्स का जो इंटेलेक्चुअल लेवल होगा वो बेहतर होगा एज कम्पेयर टू ऐसी जगहों पे जहाँ ये इंडस्ट्रीज क्लस्टर नहीं हुई हुई। अ सोफिस्टिकेटेड लोकल मार्केट ऐसी होनी चाहिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को के लॉज हों, उनके प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशन हों कि जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पब्लिशिंग का काम क्यों नहीं चलता, क्यों पब्लिशिंग एंड सॉफ्टवेयर का जो काम है वो इसलिए नहीं ज़्यादा हाई स्केल पे हो रहा, क्योंकि आपके लोकल लॉज ही नहीं है कि जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लॉज ही नहीं है। आपने अगर कोई किताब लिखी है या आपने कोई नॉवल लिखा है तो उसके इंटेलेक्चुअल राइट्स ही नहीं है, उसको कोई भी कॉपी करके बेच सकता है। लोकल प्रेजेंस ऑफ रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। और जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है कि जी जिस एरिया में आप काम, जिस जगह पे आप अपना बिजनेस लगाना चाह रहे हैं, द बिजनेस दैट प्रोड्यूसेस एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, तो उस लोकेशन को जब आपने सेलेक्ट करना है तो उस जगह पे आपके पास सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। तो ये वो 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो लोकेशन स्ट्रेटेजी बनाते वक्त कंसिडर करने पड़ते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस ऐसी है जिसके अंदर इनोवेशन तेजी से आ रही है या जिसके अंदर इनोवेशन है या ऐसी है जिसका कंपेटिटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन इनोवेशन। अब ये वही दिस स्लाइड अगेन समराइजेस कि जी लोकेशन डिसीजंस दे आर इनफ्रीक्वेंट, आपको तेज़ी से आप उनको नहीं कर सकते, यानी कि दे आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस। आपको आहिस्ता आहिस्ता यानी कि कुछ विंडो 5-6 साल बाद ही आप एक लोकेशन डिसीजन ले सकते हो, फ्रीक्वेंटली आप उनको ले नहीं सकते। लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। लोकेशन डिसीजंस जो होते हैं दे अफेक्ट बोथ योर कॉस्ट, और जब आपके पास एक दफ़ा आपने लोकेशन डिसीजन ले लिया है तो इट इज़ समवट कॉस्टली एंड डिफ़िकल्ट टू चेंज दैट डिसीजन। अब जितने भी लिटरेचर के अंदर जितने भी टाइप्स ऑफ डिसीजंस लोकेशन डिसीजन आपने लेने होंगे ना, उनको हम 3 कैटेगरीज के अंदर उनको हम 3 स्टेजेस के अंदर हमेशा से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आपके पास डिसीजन होगा कि जी मैं किस रीजन में जाऊं। इफ़ यू आर अ मल्टीनेशनल तो आपका और आपने ग्लोबलाइज करना है या आपने अपने मुल्क से बाहर निकलना है तो आपका पहला डिसीजन होता है कि जी मैं किस मुल्क में जाऊं। ठीक है, तो वो पहला डिसीजन आ जाएगा कंट्री डिसीजन। इसी तरीके से जब आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया कि जी मैंने इस मुल्क में जाना है, फिर आपका अगला डिसीजन ये होता है कि किस रीजन में जाऊं। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं कि जी रीजनल या कम्युनिटी डिसीजन। और तीसरा आपका डिसीजन हमेशा होता है कि जी चलें अब हमने मुल्क सेलेक्ट कर लिया, हमने उसका रीजन सेलेक्ट कर लिया, अब इस रीजन के अंदर ये 4-5 साइट्स हैं, इनमें से कौन सी साइट पे जाऊं, तो उसको हम साइट डिसीजन कहते हैं। कोई भी लोकेशन डिसीजन आप लोगे तो आपको ये 3 पॉसिबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस यू कैन फेस। ठीक है, अगर आप लोकल बिजनेसमैन हो तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार ये साइट्स हैं, इनमें से किस साइट पे मैं अपना बिजनेस लगाऊं। अगर आप एक मल्टीनेशनल हो तो आपको इस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे कि जी किस मुल्क में जाना है और किस मुल्क के किस रीजन में जाना है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द की सक्सेस फैक्टर्स या व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स विच वी हैव टू कंसिडर बिफोर टेकिंग सच डिसीजंस ऑफ लोकेशन। अगर आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसके अंदर आपने कंट्री की लोकेशन या कंट्री डिसाइड करना है कि जी किस मुल्क में जाऊं, तो आपको कुछ फैक्टर्स या कुछ एट्रीब्यूट्स कंसिडर करने पड़ते हैं। वो क्या है? सबसे पहला तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि जी पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट रूल्स, एटीट्यूड्स एंड इंसेंटिव्स, कि जी आपका जिस इलाके में आप जा रहे हो उसकी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, गवर्नमेंट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं बेस्ड ऑन दी अबाउट इंटरनेशनल बिजनेसेस। इसी तरह से एटीट्यूड्स क्या हैं और गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव दे रही है आपको एज अ बिजनेसमैन या एज अ कंपनी, आपको क्या इंसेंटिव दे रही है कि जी वो आपके मुल्क, आप जो अपना बिजनेस है उनके मुल्क में लगाओ। इसी तरीके से जो दूसरा फैक्टर होता है वो कल्चर एंड इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं। कल्चर बहुत
इम्पॉर्टेंट होता है। बाज़ मुल्कों के अंदर अच्छा वर्क एथिक्स का कल्चर होता है कि जी अच्छा काम, मेहनत से काम करना है, जिम्मेदारी से काम करना है। अगर मुल्क के वर्क एथिक्स अच्छे हैं, कल्चरल एथिक्स अच्छे हैं, तो वो भी कंसिडर करने चाहिए। बाज़ मुल्क होते हैं उनके अंदर अच्छे वर्क एथिक्स नहीं होते, तो दे आर नॉट प्रोडक्टिव नेशंस, इसलिए ये भी इंटरनेशनल बिजनेसेस को कंसिडर करना पड़ता है। इसी तरीके से जो तीसरा डिसीजन होता है वो कि जी आपकी मार्केट की तरह, आपका कस्टमर की तरफ। आप ग्लोबलाइज हो रहे हो तो आपकी जाहिर बात है कि जिस मुल्क में जा रहे हो उधर भी कस्टमर होगा और उस मुल्क के आसपास भी कोई कस्टमर होगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि जी आपका कस्टमर या आपकी मार्केट किधर की तरह। लेबर, टैलेंट, एटीट्यूड्स, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट। लेबर का क्या टैलेंट है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि कितना एवरेज लेबर कॉस्ट कितनी है। बाज़ मुल्क होते हैं कि उनके अंदर लॉज होते हैं कि जी मिनिमम वेज इतनी होनी चाहिए, इससे कम पे नहीं आप ले सकते लेबर को। तो ये कंसिडर करना पड़ता है कि जी आपका लेबर का टैलेंट कैसा है, उसका एटीट्यूड टुवर्ड वर्क क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, और कॉस्ट उस लेबर की कितनी होगी। जो पांचवा आपको की सक्सेस फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है इन taking a location decision in which you have to identify which country you are going into, वो है कि जी availability of suppliers, कम्युनिकेशंस एंड एनर्जी रिसोर्सेज। कि जी आपके पास उस मुल्क में सप्लायर्स हैं, उस मुल्क का कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है, उस मुल्क का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कैसा है, क्योंकि आप कोई चीज़ बनाओगे, बना के उसे आपने ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी तरह कम्युनिकेशन विद द सप्लायर्स भी इंपॉर्टेंट है। उस मुल्क के अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर अच्छा नहीं है तो वो भी अफेक्ट करता है। और उस मुल्क में एनर्जी, चीप एनर्जी अवेलेबल है कि नहीं है। और जो आखिरी चीज, जो सिक्स्थ फैक्टर है, दैट इज योर एक्सचेंज रेट्स एंड करेंसी रिस्क। एक्सचेंज रेट्स कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत इफेक्ट करते हैं। अगर एक ऐसे मुल्क में, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कि अगर एक अमेरिकन कार कंपनी जापान में जाके जापानीज वर्कर को या जापानीज कंपनीज को पैसा दे के एक गाड़ी बनाए और वो वापस आके अमेरिका में वो गाड़ी बेची जाए, और अमेरिका और जापान की करेंसीज का एक्सचेंज रेट में कमी ज्यादा हो, तो इसका नुकसान आपकी कंपनी को ही होता है। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी ने एक पैसे दिए एक दूसरे मुल्क को कुछ काम करने के, दूसरे मुल्क का लेबर यूज किया, दूसरे मुल्क की एक्सपर्टीज यूज की, और वापस आके एक प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दी, उससे कस्टमर से उसने पैसे लिए। अब अगर एक्सचेंज रेट दोनों मुल्कों के दरमियान में फ्लक्चुएट चेंज हुआ, अगर कम ज्यादा हो गया, तो वो जो आपने कस्टमर से भी एक खास पैसे लिए हैं कि जी इतनी चीज उसकी प्राइस आपने चार्ज किया है, आपने अपने वर्कर्स को भी एक वेज दी है और एक पैसा उनको भी दिया है कि जी काम करने का। तो अगर आपका एक्सचेंज रेट जरा सा इम्बैलेंस हुआ तो आपको नुकसान या फायदा उससे हो सकता है। ये नहीं कि जी सिर्फ नुकसान ही होता है, फायदा भी होता है एक्सचेंज रेट के चेंज होने से। मगर एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम है कि जी ऐसा मुल्क भी नहीं होना चाहिए कि जी उस मुल्क में आप जाओ और आपके और उस मुल्क के एक्सचेंज रेट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करें। दे शुड रिमेन स्टेबल, देन यू कैन do a fairly stable business with that country. Otherwise it will be a bit problematic, risk ज्यादा आ जाएगा। अब एक दफा आपने कंट्री डिसाइड कर लिया कि जी कंट्री का डिसीजन ले लिया, लोकेशन डिसीजन ले लिया, की सक्सेस फैक्टर्स या एट्रीब्यूट्स को कंसिडर कर लिया कि जी ये 6 एट्रीब्यूट्स हैं, इनको आपने कंसिडर करके एक कंट्री सेलेक्ट कर लिया। अब आपके पास जो अगला स्टेज आती है कि जी किस रीजन में, उस कंट्री के किस रीजन में जाएं। तो उस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर या रीजनल या कम्युनिटी डिसीजंस जब आप ले रहे होते हो लोकेशन के, तो उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स कंसिडर किए जाते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले तो देखा जाता है कि जी कॉर्पोरेट का कोई स्पेसिफिक डिजायर तो नहीं है कि जी हमने उसी रीजन में जाना है। दूसरा देखा जाता है अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रीजन, बोथ कि जी अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रीजन बोथ इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंसेंटिव्स, जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए क्या है उसके पास, जो आपको
ओवरऑल जो आपकी कंपनी की स्ट्रेटजी है वो रीजन उस स्ट्रेटजी से कंपैटिबल है कि नहीं। तीसरी चीज़ आपने देखनी है लेबर अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, उस रीजन की लेबर अवेलेबिलिटी कितनी है और लेबर की कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटीज़ ऑफ यूटिलिटीज़ कि जी अगर जाहिर बात है ना, एक बिज़नेस चलाने के लिए आपको यूटिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं, बिजली, पानी, गैस, रहने की जगह, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, तो ये सारी की सारी यूटिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो उसके अंदर कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, क्या प्राइस है यूटिलिटीज़ की, क्या कॉस्ट है उन यूटिलिटीज़ की, और क्या वो अवेलेबल भी हैं कि नहीं है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आजकल इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर या इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। बहुत स्ट्रेस आजकल दिया जा रहा है एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर या एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के ऊपर। अब बाज़ रीजन्स होते हैं वहाँ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज होते हैं। जैसे ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज आते हैं तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है कि जी अब एक बिजनेस, एक रीजन में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ है कि जी आपने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इमिट नहीं करना, तो अब वहाँ जो बिजनेस काम करेगा तो उसको एक इक्विपमेंट, सेट ऑफ इक्विपमेंट लगानी पड़ेगी जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी इमिशन से निकाल सके। तो ये इक्विपमेंट है, इट इंक्रीजेज योर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द बिजनेस या आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा देती है। इसी तरह environmental regulations जो होती हैं they impact a lot on identifying a location for a region। अच्छा, अब छठा जो पॉइंट है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड फिस्कल पॉलिसीज। गवर्नमेंट क्या आपको इंसेंटिव दे रही है, हर रीजन की अपनी लोकल गवर्नमेंट है तो वो डिफरेंट आपको इंसेंटिव्स क्या दे रही है, क्या कोई टैक्स कट दे रही है, कोई टैक्स रिडक्शन दे रही है। तो अगर वो टैक्स रिडक्शन दे रही है तो देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज डिक्रीज्ड इन दैट रीजन, सो इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव। प्रॉक्सिमिटी टू दी रॉ मटेरियल एंड कस्टमर्स, जो सातवां पॉइंट कंसिडर करने का है लोकेशन डिसीजन में, अगर आप रीजन सेलेक्ट कर रहे हो कि जी रॉ मटेरियल के कितना करीब है वो रीजन और आपका कस्टमर कितना करीब है, रॉ मटेरियल भी और कस्टमर भी। और जो आखिरी पॉइंट है जब आप रीजन सेलेक्ट कर रहे होते हो तो उसके अंदर लैंड एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कि जी अगर मैं फैक्ट्री लगाता हूँ या वेयर हाउस बनाता हूँ या होटल खोलता हूँ या सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो उसकी लैंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी, क्या ज़मीन सस्ती है, कंस्ट्रक्शन सस्ती में हो जाएगी या महंगी होगी। तो ये वो सारे के सारे की फैक्टर्स हैं या की एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं लोकेशन की सिलेक्शन में ऑफ रीजन। अब आपके पास डिफरेंट रीजन्स हैं, उनमें से आपने सेलेक्ट करना है, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं यू हैव टू कंसिडर देम, देन यू हैव टू सेलेक्ट रीजन। अब हमने देख लिया कि जी कंट्री अगर सेलेक्ट करने हैं तो कौन से की सक्सेस फैक्टर्स हैं, रीजन्स हैं तो उसके अंदर क्या की सक्सेस फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि जी एक रीजन में अब हम चले गए, उसके अंदर सेट ऑफ लोकेशंस हैं कि जी इस रीजन के अंदर आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, रीजन सेलेक्ट कर लिया, अब आपने सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स देखनी है कि जी ऑल्टरनेटिव साइट्स हैं आपके पास, उनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। आपके पास स्लाइड के अंदर कोई 1 2 3 4 ऑल्टरनेटिव साइट्स हैं, इनमें से अब आपने एक साइट सेलेक्ट करनी है। तो इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहले साइट का साइज एंड कॉस्ट कि जी जो आप बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस लगा रहे हो या जितना छोटा बिजनेस है या जो उसका साइज है, क्या वो उन साइट्स पे लग सकता है। अगर आपके पास 4 या 5 पॉसिबल साइट्स हैं तो सबसे पहले तो देखना है कि जी उस जो साइट हमारे पास अवेलेबल है उस पर वो बिजनेस लग सकता है। दूसरी चीज जो कंसिडर की जाती है कि जी एयर, रेल, हाईवे एंड वाटरवे सिस्टम्स कि जी जिस साइट पे मैं बिजनेस लगाना चाहता हूं तो वो प्रॉक्सिमिटी टू द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क उसकी क्या है, क्या वहां रेल आती है, क्या वहां ट्रक आ सकता है, रोड नेटवर्क है, क्या वहां कोई एयरपोर्ट है, क्या वहां कोई पानी का सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। तो ये सारे की सारी आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। ये वही बात है कि जी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कैसा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है। हम जब स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाते हैं तो हम उनको पूरे मुल्क के कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को देख रहे होते हैं। जब हम ज़्यादा ऑपरेशनल लेवल पे आ रहे होते हैं या ज़्यादा डिटेल के लेवल पे आ रहे होते हैं तो उसके अंदर हम फिर देखते हैं कि जी एयरपोर्ट किधर है, रेल किधर है, हाईवेज किधर है, वाटरवे सिस्टम्स हैं कि नहीं। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपने देखना है कि जी जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस। अब बास जगहों पे
प्रोटेक्टेड रीजन्स या प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। तो क्या जो ये मैं साइट सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या वो उस प्रोटेक्टेड एरिया में तो नहीं? नेचुरल पार्क्स, नेशनल पार्क्स होते हैं, इसी तरह कुछ साइट्स होती हैं, हेरिटेज साइट्स जो प्रोटेक्टेड होती हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ता है कि जी आप जो उसकी लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हो वो कहीं ऐसी रिस्ट्रिक्टेड जगह पे तो नहीं है। तो अगर वो है तो फिर यू कैनॉट टेक दैट डिसीजन कि जी आप वहाँ अपनी लोकेशन सेलेक्ट नहीं कर सकते या अपना बिजनेस वहाँ नहीं लगा सकते। चौथा जो पॉइंट है दैट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सर्विसेज सप्लायर्स नीडेड। अब क्या जिस ये 4 या 5 ऑल्टरनेटिव्स में कितने करीब सर्विसेज कितनी करीब है, जो सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो कितने करीब हैं, तो ये भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। और आखिरी जो पॉइंट है कि जी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखने पड़ते हैं कि जी आपका जो ये डिसीजन है, आप जो फैक्ट्री लगा रहे हो उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। अब बाज़ जगह पे अगर आपकी फैक्ट्री पॉपुलेशन से करीब है तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, या अगर आपकी फैक्ट्री पानी के साथ है या पानी के डिस्चार्ज पॉइंट के साथ है या जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके साथ है तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, या फॉरेस्ट के साथ है तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि जी उस आपके बिजनेस का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना होगा। तो ये 3 स्टेजेस थी। लोकेशन जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो इन 3 स्टेजेस को कंसिडर कर रहे होते हैं कि जी सबसे पहले किस मुल्क में जाएं, मुल्क के बाद किस रीजन में जाना है, जिस रीजन सेलेक्ट हो गया उस रीजन में पॉसिबल साइट में से कौन सी साइट आपने सेलेक्ट करनी है। ये की सक्सेस फैक्टर्स या ये फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं किसी भी लोकेशन डिसीजन के अंदर। अब आप देखते हैं कि जी ये आपको मैं एक टेबल दिखा रहा हूं कि डिफरेंट मुल्कों की रैंकिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटिवनेस। इसके अंदर आप देखें डिफरेंट मुल्क दिए हुए हैं और उनकी रैंकिंग बताई हुई है कि जी ये मुल्क बेहतर है, ये मुल्क उससे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। ये आपका बता रहा है कि जी अगर आपने नया बिजनेस लगाना है तो कौन से मुल्क बेहतर हैं। ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स ऑफ कंट्रीज। अब लेट्स सी कि जी व्हाट आर द डिफरेंट। अब हमने देख लिया ना कि जी साइट सेलेक्ट करनी है, रीजन सेलेक्ट करना है या कंट्री सेलेक्ट करना है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपने डिसाइड करने हैं। अब हम देखते हैं कि जी कौन कौन से और फैक्टर्स हैं जो लोकेशन डिसीजन पे अफेक्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसीजन लोकेशन डिसीजन को अफेक्ट करता है, दैट इज लेबर प्रोडक्टिविटी। अब बात ये नहीं है कि जी आपके लेबर की अगर वेज कम है तो वो अट्रैक्टिव है। अगर एक बंदा कम पैसे लेके थोड़ा काम कर रहा है तो वो प्रोडक्टिव इतना नहीं है एज कम्पेयर्ड कि जो बंदा प्रॉपर पैसे लेके अच्छा ज्यादा काम कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी आपको कॉस्ट ऑफ लेबर कितनी है और उससे प्रोडक्टिविटी कितनी निकल रही है। ठीक है, तो वो कॉस्ट पर यूनिट में आ जाती है। अगर आपके वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कम है तो दे आर नॉट अट्रैक्टिव। प्रोडक्टिविटी इज द फाइनल इंडेक्स जिस पे डिफरेंट मुल्कों के लेबर को जज किया जा सकता है। अगर एक जर्मन वर्कर पैसे ज्यादा लेता है तो शायद उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, और अगर वो एक कॉस्ट पर यूनिट ऑब्जेक्ट जो बना रहा है वो शायद कम हो एज कम्पेयर टू एन एशियन वर्कर। तो एट द एंड ऑफ द डे लेबर प्रोडक्टिविटी टेल्स यू द होल स्टोरी कि जी लेबर कॉस्ट पर डे कितनी है, कि अगर एक बंदे को आप लगाते हो काम पे तो उसका एक दिन का कॉस्ट कितनी होगी और वो कितनी चीजें कितनी तेजी से काम करता है, कितनी जिम्मेदारी से काम करता है। अब एक बंदा पैसे भी ले और सारा दिन आहिस्ता आहिस्ता हिले और काम भी ना करे तो एट द एंड ऑफ द डे ही इज नॉट प्रोडक्टिव एनफ। उसकी वजह से आप यू कैन लूज a lot of the cost of doing business increases। तो लेबर प्रोडक्टिविटी आप इस रिलेशनशिप से लेबर कॉस्ट पर डे डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी विच इज यूनिट्स पर डे, कि एक लेबर को आप कितना एक दिन का कितना पैसा दे रहे हो डिवाइडेड बाय वो एक दिन में काम कितना करता है, उससे आपको पता चल जाता है कि जी कॉस्ट पर यूनिट। अब अमेरिका का लेबर है उसकी कॉस्ट पर यूनिट इतनी है, चाइना का लेबर है उसकी कॉस्ट पर यूनिट इतनी है, जर्मनी का लेबर है उसकी कॉस्ट पर यूनिट इतनी है। तो जिसकी ज्यादा होगी तो वो ही इज नॉट अट्रैक्टिव, जिसकी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी दैट इज मच मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि वो कम पैसों में ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है। अदर फैक्टर्स दैट
affect the location decisions are exchange rate and cost. Exchange rates and currency risk. ये वही बात है कि जी अगर आप एक मुल्क से बैठ के दूसरे मुल्क में आप दो मुल्कों के दरमियान बिजनेस कर रहे हो, एक मुल्क के लोगों को पैसे दे के चीज़ बना के दूसरे मुल्क में बेच रहे हो, और अगर करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशन हो तो दैट इम्पैक्ट्स द कॉस्ट ऑफ बिजनेस. तो एक्सचेंज रेट्स एंड करेंसी के जो फ्लक्चुएशन रिस्क होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं लोकेशन डिसीजन के अंदर. कॉस्ट डिफरेंट तरह की होती हैं. कॉस्ट टेंजिबल्स भी होती हैं, इनटेंजिबल भी होती हैं. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस टेंजिबल में वो होती हैं सच एज यूटिलिटीज के जी जिस रीजन में आप बिजनेस कर रहे हो उधर बिजली कितने की है, रहना कितना, अगर आपके लेबर वहाँ रह रहा है तो रहने की कितनी कॉस्ट है, खाना सस्ता है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती है कि नहीं है, तो ये मटेरियल जो आप ले रहे हो वो सस्ता है कि नहीं है, टैक्सेस कितने हैं. तो ये सारे के सारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस हैं दे आर टेंजिबल, कि आप मेजर कर सकते हो कि पाकिस्तान में मटेरियल इतने कॉस्ट का है, इंडिया में मटेरियल इतने कॉस्ट का है, पाकिस्तान में टैक्सेस इतने हैं, इंडिया में इतने टैक्सेस हैं, लेबर कितना प्रोडक्टिव है या लेबर की क्या कॉस्ट है, यूटिलिटीज़ की क्या कॉस्ट है. तो ये सारे टेंजिबल फैक्टर्स हैं जो आपकी कॉस्ट पे अफेक्ट कर रही होती हैं. ठीक है. इनटेंजिबल ये है कि जी जिनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते. इसके अंदर एजुकेशन आ जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारे इनटेंजिबल फैक्टर्स हैं. अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए. अगर आपकी इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो वो आप इनोवेटिव प्रोडक्ट लो कॉस्ट लेबर से नहीं बना सकते. लो कॉस्ट लेबर की ना एजुकेशन लेवल अच्छा होता है, ना क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप इनोवेशन नहीं क्रिएट कर सकते. आपको ऐसे वर्कर्स चाहिए होते हैं who are capable of creating innovation, who are capable of using the current innovation that is in front of them and innovating new things out of it. तो अगर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, अगर उनका एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, अगर उनकी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, तो तभी वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. लो कॉस्ट लेबर ये काम नहीं कर सकता. तो ऐसी चीज़ें जो उनके लिए लो कॉस्ट लेबर रिक्वायर्ड है उनके लिए ख़ास साइट्स ज़्यादा बेहतर है या ख़ास मुल्क ज़्यादा बेहतर है. ऐसी चीज़ें जिसके लिए एक इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए दूसरा मुल्क ज़्यादा बेहतर है. अब अगर आप बुक रीड करोगे तो उसके अंदर भी एग्जांपल दी हुई है कि जी डिफरेंट इंटेल जो है, इंटेल इज़ अ कंपनी विच मेक्स माइक्रो प्रोसेसर्स फॉर कंप्यूटर्स. उन्होंने चाइना को प्रायोरिटाइज या चाइना को प्रायोरिटी नहीं दी, मगर उन्होंने अपने जाके अमेरिका में ही लगाया क्योंकि उधर उनके पास प्रोडक्टिव वर्कर मिल रहा है हु इज़ केपेबल ऑफ इनोवेटिंग. चाइना में आपको ऐसा वर्कर नहीं मिलता. चाइना में ऐसे बिजनेसेस जा रहे हैं जो लो कॉस्ट बिजनेस, जिनकी जो बेसिक कंपेटिटिव एडवांटेज ये है कि जी कंपेटिटिव एडवांटेज बेस्ड ऑन कॉस्ट, कि जी लेस कॉस्ट में आपको चीज़ दी जाए. वही बात कि जी अगर आप सिर्फ कॉस्ट पे लोगे तो इट कैन क्रिएट सम एथिकल इश्यूज, कि जी ह्यूमन लेबर लॉज हैं कि जी लेबर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. इसी तरीके से एनवायरमेंटल जो एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है डिफरेंट कंपनीज से. अगर आप सिर्फ लोकेशन डिसीजन बेस्ड ऑन कॉस्ट लोगे तो देयर कैन बी सम एथिकल इश्यूज लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या लेबर प्रोटेक्शन. ये सारे के सारे एथिकल इश्यूज आ सकते हैं. अब ये सारी की सारी जो इस तरह का डिसीजन है लोकेशन, ये बड़ी कंपनीज अगर या मल्टीनेशनल कंपनीज लेती हैं लोकेशन डिसीजन सोरली बेस्ड ऑन कॉस्ट तो तब प्रॉब्लम पड़ सकती है. मगर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस को ये कंसर्न नहीं होती कि जी अगर हम ऐसा लोकेशन ले रहे हैं, लोकेशन डिसीजन ऐसा ले रहे हैं जिसके अंदर एथिकल इश्यूज आ जाए. जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं, पावरफुल कंपनीज होती हैं, उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है टू द सोसाइटी, और जब वो एक डिसीजन लेती हैं तो उनको बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं. उनको सिर्फ कॉस्ट नहीं, उनको और भी इश्यूज को अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ता है. जो इश्यूज हमने की सक्सेस फैक्टर्स डिस्कस किए ना, उन सारों को उनको बड़ी कंपनीज को उनको अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ता है. अच्छा जी, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट योर लोकेशन डिसीजन? यू हैव पॉलिटिकल रिस्क, वैल्यू एंड कल्चर्स. अब पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है कि जी लोकल नेशनल, लोकल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स
प्राइवेट बिजनेसेस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ क्या है? क्या लोकल गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि जी जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड लाइक अदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के नहीं? इसी तरह से ये भी देखना पड़ता है कि जी आपकी जो गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स पोल्यूशन क्या है, उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी क्या है कि जी बाज़ हुकूमतें होती हैं ना, अब एक मुल्क में हुकूमत आती है वो इस मैंडेट पे आती है कि जी हम आपको वो देंगे, नौकरी देंगे और अच्छी नौकरी देंगे, लॉन्ग टर्म नौकरी देंगे। तो डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आती हैं जो डिफरेंट मैंडेट्स पे आती हैं। तो डिफरेंट मैंडेट्स पे जो गवर्नमेंट्स आ रही होती हैं उनको फिर उनको लोकेशन डिसीजन में उसको कंसिडर करना पड़ता है कि जी इस मुल्क में जो गवर्नमेंट है उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स अ बिजनेस क्या है और वो बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। बाकी जो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं लोकेशन डिसीजन पे, वो वर्कर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्कर एटीट्यूड देखना पड़ता है कि जी क्या वर्कर आपका ही इज़ डिसिप्लिन्ड इनफ कि जी उसको जो जिम्मेदारी जी दी जाए वो उसको पूरा करे। इज़ ही प्रोडक्टिव, जो उसको काम पैसा दिया जा रहा है तो उस पैसे से वो काम जो उसको पैसा दिया जा रहा है उसमें वो काम भी प्रोडक्टिवली कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या यूनियन सिस्टम है उस मुल्क के अंदर कि जी आर द वर्कर्स अलाउड टू फॉर्म यूनियन, और एब्सेंटीज़म क्या है कि जी अगर वो ज़्यादा एब्सेंट तो नहीं होते। तो ये सारे कल्चर एंड वैल्यूज़ होती हैं आपके वर्कर्स की कि जी उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है। ये सारे के सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं लोकेशन डिसीजन के अंदर। ये आपको एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग दिखाते हैं कि जी करप्शन, क्योंकि अब डिफरेंट मुल्कों का देखें डिफरेंट वर्कर्स का एटीट्यूड टूवर्ड्स देयर वर्क डिफरेंट होता है। तो ये आप इस तरीके से इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग आती है कि जी 2011 में करप्शन इंडेक्स किन मुल्कों में सबसे ज़्यादा था, किन मुल्कों में सबसे कम था। इसमें जो मुल्क सबसे नीचे होता है दैट इज़ द मोस्ट करप्ट, और जो मुल्क सबसे पहले नंबर पे होता है दैट इज़ द लीस्ट करप्ट कि जी उसके अंदर करप्शन कम होती है। तो आप देखें सबसे ज़्यादा करप्ट 2011 के अंदर रशिया था, और नंबर 1 पे आपका न्यूजीलैंड, नंबर 2 पे डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, नॉर्वे, ये सारे कंट्रीज थे। जिन मुल्कों के अंदर करप्शन कम होती है, जिन मुल्कों में लोगों वर्कर एटीट्यूड इज़ गुड कि जी वर्कर्स आर प्रोडक्टिव, देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क इज़ सीरियस एटीट्यूड, देन दोज कंट्रीज बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर मल्टीनेशनल्स टू ऑपरेट इन। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स देख के मल्टीनेशनल डिसाइड करती हैं कि जी इस मुल्क में आना है, इस मुल्क में नहीं आना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट का एटीट्यूड टूवर्ड्स बिजनेस इज सीरियस, उनका एटीट्यूड हेल्पिंग यानी कि इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए हेल्पिंग एटीट्यूड होगा तो आपका इंटरनेशनल बिजनेस आएगा। अगर मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, मुल्क के अंदर करप्शन नहीं है, कम है, तो इंटरनेशनल बिजनेसेस आएंगे। और ये सारी के सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपके मुल्क के अफेक्ट करते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल बिजनेसेस की लोकेशन डिसीजंस को। और फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे होते हैं दैट इज प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट एंड प्रॉक्सिमिटी टू द सप्लायर्स कि जी आपकी मार्केट कितनी करीब है आपसे, आप जहां बिजनेस लगा रहे हो, जो आपने लोकेशन सेलेक्ट की है उससे आपकी मार्केट कितनी करीब है और आपके सप्लायर्स कितने करीब हैं। ठीक है, जाहिर बात है कि अगर आपने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तो इतना it is an important factor proximity to the market, but it is not as important as it is important in services. अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो proximity to the market is very important. आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो मार्केट से करीब हो और बिल्कुल मार्केट के फौरन आपके कस्टमर को सर्विस पहुंचाई जा सके। इसी तरह जब आपकी मार्केट आपकी जो बिजनेस है वो मार्केट से करीब होगा तो आपका जस्ट इन टाइम सिस्टम जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर वो सप्लायर से करीब होगा, मार्केट से करीब होगा, तो यू कैन इम्प्लीमेंट मच मोर इजीली द जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव डिस्कस सो फार।
अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो पेरिशेबल है या ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो तब भी आपको प्रॉक्सिमिटी टू दी सप्लायर्स, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रॉक्सिमिटी टू दी सप्लायर्स। अब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इनको अगर मैं आपको एक और तरीके से बताऊं कि जी जो बेसिक पॉइंट्स हैं, एक वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट की, एक चीज एक एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं बल्क वैल्यू। ठीक है कि जी बल्क वैल्यू क्या होती है, वो बता रही होती है कि जी वो उस चीज की कितनी वॉल्यूम है और उस चीज की कितनी वैल्यू है। ठीक है, यानी कि उसकी क्या वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। तो जिस चीज की बल्क वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, तो यू कैन हैव ट्रांसपोर्टेशन और यू कैन हैव अ नेटवर्क और सप्लाई चेन स्ट्रक्चर इन सच अ वे कि जी आप उसको सेंट्रल जगह पे बना सको। जिस चीज की बल्क वैल्यू कम होती है तो उसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड जगहों पे वो चीज बनानी पड़ती है। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूं कि जी देखें, सोना है, सोने की जो प्राइस है 1 मीटर क्यूब के अंदर, 1 मीटर क्यूब के अंदर कितनी प्राइस का या कितनी वैल्यू का, ऑलमोस्ट मिलियंस का सोना आ जाता है। यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर, 1 मीटर क्यूब इज ऑलमोस्ट एक बड़े कंटेनर जितना होता है, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना सोना आ सकता है, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। इसी तरह 1 मीटर क्यूब के अंदर गाड़ी इज ऑलमोस्ट अबाउट 4 to 5 मीटर क्यूब के अंदर आ जाती है। तो गाड़ी की वैल्यू क्या है, तो इसके अंदर सोने की जो बल्क वैल्यू है इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अ कार की वैल्यू जो होगी, लेट्स से 7-8 लाख रुपए की गाड़ी है, तो वो एक 4 to 5 मीटर स्क्वायर की मीटर क्यूब के अंदर वो समा रही है। तो कार की बल्क वैल्यू एज कंपेयर टू गोल्ड इज मच लेस देन गोल्ड। इसी तरह जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं, उनकी भी बल्क वैल्यू ज्यादा होती है कि जी कंप्यूटर चिप्स 1 मीटर क्यूब में या थोड़े वॉल्यूम के अंदर ज्यादा वैल्यू की चीजें आ जाती हैं। तो अगर किसी चीज की बल्क वैल्यू ज्यादा है तो यू कैन मेक इट एट अ सेंट्रल लोकेशन। इसलिए कंप्यूटर चिप्स जो होती हैं उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो एक बड़े प्रोडक्शन प्लांट पे, एक सेंट्रल लोकेशन पे होती है और वहां से फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर आपकी बल्क वैल्यू ज्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी रिलेटिवली कम पड़ती है। अगर आपकी बल्क वैल्यू कम है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ती है। अब गाड़ी को बना के ट्रांसपोर्ट करना, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी काफी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाती है। अगर आपके पास एक ऐसी चीज है जिसकी बल्क वैल्यू ज्यादा है तो यू कैन हैव अ सेंट्रल लोकेशन। अगर आपके पास ऐसी चीज है जिसकी बल्क वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है तो फिर यू हैव टू गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग के जी सप्लायर करीब होना चाहिए, कस्टमर करीब होना चाहिए, कस्टमर के करीब जाके उसको बना के कस्टमर तक पहुंचा दें। अब गाड़ी का भी क्या होता है कि जी गाड़ी आती तो है पार्ट्स के अंदर, जब पार्ट्स के अंदर आती है तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर ज्यादा पार्ट्स पैक होके आते हैं तो उनकी बल्क वैल्यू बढ़ जाती है। जब यहाँ आते हैं उनको खोल के असेंबल किया जाता है और वो असेंबली नॉर्मली मार्केट और कस्टमर के करीब ही होती है। जब वो चीज बन जाती है उसकी बल्क वैल्यू कम हो जाती है और गाड़ी को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्यों ये इट ऑल डिपेंड्स कि जी आपका मार्केट कितनी करीब है, आपका सप्लायर कितना करीब है और आप जो प्रोडक्ट पेश कर रहे हो या सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हो उसकी बल्क वैल्यू कितनी है। बल्क वैल्यू ज्यादा होगी, यू कैन नॉट, उसके अंदर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। अगर बल्क वैल्यू कम है देन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीजेस। जो तीसरा थर्ड ऑफ द फैक्टर्स, और आई थिंक इट्स वन ऑफ द लास्ट फैक्टर्स दैट अफेक्ट लोकेशन डिसीजन, इज द प्रॉक्सिमिटी टू द कंपेटिटर्स के जी आपके कंपेटिटर्स कितने करीब हैं। जितने कंपेटिटर करीब होंगे आपसे, आपके पास अच्छा रिसोर्स पूल हो जाएगा एक जगह पे, आपके पास ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा, आपके पास जो
इंफॉर्मेशनल कैपिटल के जी, अगर एक जगह पे ही बहुत सारे बिजनेसेस हैं तो उधर की यूनिवर्सिटीज़ भी आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑफर करती हैं। इसी तरह आपका जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो ज़्यादा टैलेंटेड होता है, और जो सर्विसेज होती हैं कि जी जो एक ह्यूमन रिसोर्स को सस्टेन करने के लिए एडिशनल सर्विसेज हैं वो भी उस इलाके के अंदर फिर क्लस्टर होना शुरू हो जाती हैं। आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए भी लोकल कॉरिस्पॉन्डिंग या ऐसी सर्विसेज जो उस बिजनेस को वैल्यू एडिशन करें, या जिनको सिनर्जिक सर्विसेज कहती हैं, वो सर्विसेज जो आपके बिजनेसेस को सपोर्ट करें या सपोर्टिंग बिजनेसेस आपके उसी इलाके में। अब क्लस्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि जी एक तरह के ही सर्विस प्रोवाइडर एक जगह पे क्लस्टर कर जाएं, यानी कि टेलीकॉम सर्विसेज हैं तो 3-4 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर जाएं, या मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरर्स 3-4 एक ही तरह के मैन्युफैक्चरर एक जगह पे क्लस्टर इन कर जाएं। तब जब एक जगह पे क्लस्टर इन कर जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जी लोकल एरिया के ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट बेहतर होगा, उसके जो लोकल बिजनेसेस हैं दैट सपोर्ट दैट बिजनेस इट बिकम्स मच मोर एफिशिएंट, इट बिकम्स मच मोर कंपैटिबल एंड केपेबल। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ कंपेटिटर भी आपके बिजनेस पे बहुत अफेक्ट करता है। जितनी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी टू द कंपेटिटर होगी उतना ज़्यादा आपको भी फ़ायदा है। आपको ह्यूमन रिसोर्स टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, आपको एफिशिएंट एंड कंपेटिटिव कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज मिलेंगी, या कॉम्प्लीमेंट्री जो मार्केट है, जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, जो आपको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेसेस में, वो भी आपको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड मिलेंगे। अभी तक हमने चैप्टर 8 विच इज़ ऑन लोकेशन स्ट्रेटेजीज, उसके अंदर हमने देख लिया कि जी लोकेशन जो स्ट्रेटेजी होती है उसका फ़ायदा क्या है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जी उसने बेनिफिट टू दी फर्म बढ़ा, उसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद देखा कि जी जब हम लोकेशन डिसीजन ले रहे होते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं कि जी कंपेटिटर से करीब होना चाहिए, सप्लायर से करीब होना चाहिए, मार्केट से करीब होना चाहिए। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पोर्टर 5 फोर्सेस के अंदर भी डिस्कस हुए हुए हैं। मैंने आपको एक और वैल्यू आज बताई, बल्क वैल्यू। दिस इज नॉट डिस्कस्ड इन द बुक बट इट इज समथिंग विच इज रेलिवेंट कि जी बल्क वैल्यू पे भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट की। अगर उसकी बल्क वैल्यू ज़्यादा है तो आप एक तरह का स्ट्रक्चर रख सकते हो, अगर बल्क वैल्यू कम है तो दूसरी तरह का स्ट्रक्चर रख सकते हो। इसी तरह से और जो फैक्टर्स हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट्स, ये सारे लोकेशन डिसीजन पे अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो एक लोकेशन डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरीके के लोकेशन डिसीजंस आप लोगे। अगर आप मल्टीनेशनल हो तो मल्टीनेशनल को देखना पड़ता है किस मुल्क के अंदर जाना है, किस मुल्क को किन फैक्टर्स को हम कंसिडर करें अगर हम कंट्री का डिसीजन ले रहे हैं। अगर रीजन का डिसीजन ले रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स को डिस्कस करें, अगर साइट्स को सिलेक्ट करना है तो कौन से फैक्टर्स को डिस्कस करें। इसके साथ आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ डॉक्टर फ़हद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।